संविधान सभा का गठन जो है इसी के बेस पर किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान के उस पर। और इसमें एक्चुअल में यह था कि इस तरह से एक संविधान बनाया जाए जो सारा का सारा जो है आप लोगों की तरफ से हो, जो आगे की देश की व्यवस्था किस तरह से चलाई जानी है आप स्वयं इसको तैयार करें और इस तरह से तैयार किया जाए कि जिससे कि जो देश हो वो पूरी तरह से सॉवरेन हो। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक मतलब जो है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। इस तरह से जस्टिस की बात, स्वतंत्रता की बात, ये सारी चीजें जो है इसमें समाहित करनी थी। क्योंकि इतने समय से जिस तरह की व्यवस्था चली आ रही थी, जो चीजें देखी थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल्स में थे, जो है जो भी उस समय के फ्रीडम फाइटर्स रहे थे, उन्होंने जिस चीज को महसूस किया था कि फ्रीडम होनी चाहिए, किसी को राइट टू स्पीच का अधिकार होना चाहिए, सबको इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों को एक जगह पर समाहित करके किस तरह से हमारे देश की व्यवस्था चलेगी उसको बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना था। वही डॉक्यूमेंट आगे चल करके संविधान बनना था। वो संविधान बनाने का काम जो है इसी समय जो है निर्धारित हुआ था और ये संविधान सभा बनाने का निर्णय जो है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया और ये कहा गया कि एक चुनाव कराया जाए और उस चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान इंडियंस खुद अपने लिए तैयार करें। हुआ भी, चुनाव भी 1946 में कराए गए, लेकिन यहां पर जो चुनाव का बेस था वो कॉमन नहीं था। लगभग जो है फिर भी हम मान सकते हैं कि 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 1% को जो है उस समय जो चुना गया था। इस तरह से जो है संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के गठन के साथ साथ जो है उसमें कुछ चीजें रखी गई। हुआ क्या उसमें, एक तो नंबर ऑफ सीट्स, 389 टोटल सीट्स इसमें रखी गई। अब उस समय जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था उसके दो पार्ट, जो भारत था उसके 2-3 हिस्सों में था। एक तो चीफ कमिश्नरेट भी हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही जो है जो एक्वायर कर लिया गया था ब्रिटिश प्रोविंस थे। कुछ जो है प्रिंसली स्टेट थे, जो है रजवाड़ों की तरह के थे, जो वो भी थे, जो है जिन भी रजवाड़े भले ही रहे थे लेकिन वो उन्होंने ब्रिटिशर्स की आधिपत्यता जो है स्वीकार कर ली थी, जो है, और स्वीकार करने के बाद उनके बिहार पर वहां चलते थे लेकिन उनको ऑटोनॉमी दी गई थी। तो इन सभी जगहों के लोगों ने जो है इस संविधान सभा में जो है शामिल करने होने का सहमति दी और इसीलिए जब ये सहमति बनी तो इसमें टोटल जो है 389 रहे, जिसमें से 292 ब्रिटिश इंडिया से लिए गए, 93 प्रिंसली स्टेट से लिए गए और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरेट से लिए गए। इस तरह से टोटल मिलाकर के आपके 389 होते हैं, जो 389, 292 और 93 और 4 यहां से। लेकिन जब इंडिया का डिवीजन हो जाता है तो डिवीजन होने के बाद जो है 299 मेंबर्स ही रह गए थे। अदर जो मेंबर्स थे वो क्या हुआ, वो निकल गए थे, वो पाकिस्तान में डिवीजन के बाद चले गए। संविधान सभा का गठन हुआ। गठन होने के बाद सबसे पहला सेशन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 1946 को जब 9 दिसंबर को जब पहला अधिवेशन हुआ संविधान सभा का, तो उसमें यह हुआ कि इस पूरे संविधान सभा को चलाने के लिए किस पर्सन को यहां पर अपॉइंट किया जाए जो एज ए चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन काम करे। चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस समय निर्धारित किया गया कि सच्चिदानंद सिन्हा को इसके लिए अपॉइंट किया जाए। रीजन उसका यह था कि सच्चिदानंद सिन्हा उस समय के सबसे वयोवृद्ध नेता थे, सबसे वयोवृद्ध फ्रीडम फाइटर रहे थे। उन्हीं को ही जो है उस समय निश्चित किया गया कि यही जो है संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। 2 दिन बाद जो है परमानेंट इसका अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद इसके परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया। मतलब 11 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद जो है ये दायित्व दिया गया, सबसे पहले इनके चुनने के बाद सबसे पहले यह निश्चित किया गया, जेएल नेहरू को कहा गया कि आप एक उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करें कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, किस तरह का है। तो एक उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी जेएल नेहरू साहब को दी गई। जवाहरलाल नेहरू जो है इसीलिए जो है भारत की प्रस्तावना को फ्रेम आउट करने में जो है जवाहरलाल नेहरू का जो विशेष योगदान रहा। 13 दिसंबर 1946 को उनको यह दिया गया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है तैयार कीजिए जाए। इसके बाद जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इस तरह से इंटरिम तौर पर संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को अंतरिम तौर पर इसको लागू किया गया।
अंतरिम तौर का मतलब यह है कि उसके कुछ प्रोविजंस उस समय लागू किए गए, कुछ प्रोविजंस नहीं हो सकते थे। लोकसभा का चुनाव इतने जल्दी अभी होना नहीं था, तो इसलिए उसका भी समय था। लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीजें भी निश्चित होती तभी जब क्या कहते हैं चुनाव हो जाता। इसलिए उस समय चुनाव होने के लिए सबसे पहले तो सिटीजनशिप फाइनल होना जरूरी था। इसलिए सिटीजनशिप का होना, प्रेसिडेंट का होना, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट विषय थे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, उन सारी चीजों को तुरंत तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। और चूंकि हर वर्ष स्वतंत्रता हमने बताया कि 1930 से ही 26 जनवरी को मनाते चले आ रहे थे, तो यह हुआ कि इस पूरे संविधान को लागू करना है तो उसके लिए तिथि वही रखी जाए, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और संविधान के लागू होने के साथ साथ जो है 26 जनवरी क्या हुआ, रिपब्लिक डे हो गया। रिपब्लिक डे के तौर पर जो है गणतंत्र दिवस कहा गया। गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं, क्योंकि उस दिन जो है संविधान लागू हुआ था। जो है संविधान लागू होने से जो है उसको जो है 26 जनवरी को जो है 1950 26 जनवरी से इन्फोर्स पूरी तरह से हो गया। जो नेक्स्ट, ये वही ट्रांसलेटेड कॉपी रहती है, दोनों चीजों का हमने जो है ट्रांसलेटेड और वैसे दोनों ही कर दिया है अब आप लोगों की सहूलियत के लिए। जो है ये तो हुआ संविधान सभा का। संविधान सभा के काम को भी जो है कई कमेटीज बना दी गई थी। कमेटी किस तरह के, जैसे कि जो है फ्लैग कमेटी थी, फंडामेंटल राइट कमेटी थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए जेएल नेहरू थे ही जो है। इसके बाद स्टेट एंड वर्नाकुलर स्टेट्स, जितने भी वर्नाकुलर देसी रियासत थे रजवाड़ों से, उनसे संबंधित कमेटी थी जो है, फंडामेंटल राइट कमेटी थी। ये सारी कमेटियां बनाई गई थी। उसके कमेटी के अलग अलग जो है चेयरपर्सन थे, जैसे जेंडर कमेटी के जो है जेबी कृपलानी को बनाया गया था। इसी तरह से जो है अदर मोस्टली जो है ज्यादातर के जेएल नेहरू ही रहे थे। जो फंडामेंटल राइट हो गया, संघीय व्यवस्था के लिए जो है जेएल नेहरू थे। सबसे इंपॉर्टेंट एक और भी कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो है बी आर अम्बेडकर थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब जो है प्रारूपी समिति, प्रारूपी समिति को ही जो है सारी मेन जिम्मेदारी जो है इसी के पास रखी गई थी कि यही इस पूरे को तैयार करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा। इस प्रारूपी समिति के चेयरपर्सन बी आर अम्बेडकर, और इनकी सहायता के लिए जो है 6 पर्सन और थे, अयंगर वगैरह थे उसमें, और हृदय नारायण कुंजरू वगैरह थे, और डीपी खेतान वगैरह, ये सारे उसमें थे। जो है मेनली इसको लीड करने वाले अम्बेडकर साहब थे। जो अम्बेडकर साहब की सहायता के लिए, हाँ ये जरूर है कि इस प्रारूपी समिति के संवैधानिक सलाहकार जो है वो बी एन राव को रखा गया था। बी एन राव, इनको रखा गया। सारा स्ट्रक्चर्स इन लोगों ने मिलकर के तैयार किया, और इस तरह से ये संविधान जो है पूरा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद बात करें और इंडिया की भी फिलॉसफी उसी तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलॉसफी यदि हम देखते हैं तो 4 टर्म्स आपको मिलते हैं। एक तो मिलता है यूनिटरी सिस्टम, दूसरा मिलता है फेडरल सिस्टम, तीसरा मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, चौथा मिलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सारी फिलॉसफी इसी पर चलती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इसी चीज को एक्सेप्ट किया गया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो फेडरल भी चीजें दिखती हैं, और अदर भी जो है क्या कहते हैं यूनिटरी भी दिखता है, सारी चीजें दिखती हैं। इसी तरह से यदि देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स लेकर के चले। किस तरह की, जस्टिस की बात रखी गई, लिबर्टी की बात रखी गई, सोशलिज्म की बात रखी गई, सेकुलरिज्म की बात रखी गई, हर धर्म के लोगों के लिए बात रखने की बात की गई, डेमोक्रेसी की बात की गई, सोशल वैल्यूज को रखा गया, फंडामेंटल राइट्स की बात रखी गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात रखी गई। मतलब भारतीय संविधान में समाजवाद का भी है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की भी बात है, लोकतंत्र की बात है, सामाजिक वैल्यूज की बात है, सामाजिक मूल्यों के साथ साथ जो है मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी इसमें समाहित करने की बात की गई। यदि जस्टिस की बात करते हैं तो चाहे वो सोशल जस्टिस की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो, चाहे वो जो है इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो, ये सभी तरह की जस्टिस यहां पर हमें आपको प्रोवाइड की गई है। अब ये जस्टिस सोशल का मतलब सब लोगों को इक्वलिटी के साथ है, सबको न्याय संगत जो है क्या कहते हैं सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है आपको। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक तौर पर भी जो आपको इक्वल राइट है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर किसी एक आदमी का हाथ हो।
या एक आदमी का हक है। ऐसा नहीं है कि कोल माइंस पर जो है सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि अंबानी या अडानी ले सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि नेचुरल गैसेस को लेकर के सिर्फ अडानी ले सकते हैं, या फिर जो है एयरलाइंस बेचना है तो सिर्फ अडानी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इकोनॉमिक जस्टिस है इंडिया में। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है कि आप भी एक लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं, बशर्ते जो कंडीशंस बनाई जाएंगी वो सबके लिए इक्वल होगी। टर्म एंड कंडीशंस, जब बिडिंग का सिस्टम होता है तो वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात रखी गई है, सोशल जस्टिस की बात रखी गई, पॉलिटिकल जस्टिस की बात। पॉलिटिकल जस्टिस में भी आपकी अपनी जो है राजनीतिक इच्छा है, जिसको वोट देना चाहें उसको दे सकते हैं, जिसको चुन करके जो है आप अपना सत्ता सौंपना चाहते हैं आप सौंप सकते हैं। सिर्फ यदि आप किसी और को नहीं सौंपना चाहते हैं, आप अपनी खुद की पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी खुद की भी पार्टी बना सकते हैं। ये सारी की सारी जो है ये पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी है, स्वायत्तता है, इक्वलिटी है, भाईचारा है, बंधुत्व की बात है। ये सारी चीजें जो है आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं। जो देखिए ये सारी जो है जस्टिस की बात, और ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आई हैं। ये सारी चीजें हमने आपने कब ड्यूरिंग जो है क्या कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स का जो एज था उस समय हमने एक्सपीरियंस किया था, महसूस किया था कि ये हमारे सिटीजन्स के पास होना चाहिए, इसलिए आई थी। और ये सारी चीजें हम इन्फ्लुएंस कहां से हुए, यूके और यूएसए के बीच सिटीजन्स इन सब चीजों को अवेल करते थे, और हमें महसूस हुआ कि हाँ एक सिविलाइज समाज में ये सारी चीजें सबको मिलने चाहिए, इसलिए जो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको अडॉप्ट किया गया था। ये सारी चीजें जो है यहां पर ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा जैसे देशों में संवैधानिक मॉडल में से प्रेरित होकर के इन सब चीजों को हमने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट आते हैं, हमने जो व्यवस्था की बात की थी, कौन कौन सी बात की थी? अभी हमने फीचर्स में हम कह रहे थे यूनिटरी और फेडरल की बात की थी। दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो फेडरल। यदि फेडरल सिस्टम कहीं पर है तो वहां पर क्या होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में रिटन कंसेंट होगा, लिखित सहमति होगी कि हमारे ये अधिकार आपके पास रहेंगे, ये हमारे पास रहेंगे। यहां पर क्या होता है, रिटन लिखित जो है एग्रीमेंट रहता है, जबकि यूनिटरी में ऐसा लिखित कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। इंडिया में भी बात की जाए तो इंडिया में क्या है कि हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में रिटन कंसेंट हुई है। अब कहेंगे ये कौन सा कंसेंट है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, एक प्रपत्र तैयार किया गया था, और वल्लभ भाई पटेल साहब ने उस समय जितनी भी रियासतें थी उनसे साइन करवाए थे, चाहे वो जूनागढ़ रियासत रही हो, चाहे वो जोधपुर रियासत रही हो, चाहे वो जयपुर रियासत रही हो, चाहे वो आपके हैदराबाद रियासत रही, या आगे चल करके जो है जम्मू कश्मीर की रियासत की बात करें। इनका सबका जो है जब मर्जर हुआ इंडिया के साथ में, तो इनका सबका जो है साइन एक कराए गए, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन के नाम से जाना गया था, और उसी के माध्यम से जो है ये सारे मिल करके जो है इस यूनाइट इंडिया का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। सिंध रियासत वगैरह ये सारे, अब उसमें हाँ ये जरूर है कि जब ये मर्जर हो रहा था तो कई रियासतें तो अपनी स्वेच्छा से ही भारत में आ गए थे, लेकिन जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत, ये तीनों रियासतें जो है वो नहीं आ रहे थे। जोधपुर रियासत के भी महाराजा हनुमंत सिंह थे जो है, वो भी जो है थोड़ा सा बिफर गए थे, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल साहब की जो है दूरदर्शी नीति थी जो है, जिसके कारण से जो है हनुमंत सिंह को जो है किसी तरह से जबरदस्ती उनसे भी साइन कराए गए। जूनागढ़ रियासत भी आगे चल करके जो है मर्ज की गई, और सारे जो है मर्ज हो गए। खैर वो सारी चीजें अलग हैं, पॉलिटिकल भी विषय से रिलेटेड हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम उसको हटाते हैं। तो यहां पर क्या है कि हमें सिर्फ इतना जानते रहे कि फेडरल सिस्टम में जो है रिटन कंसेंट होता है और यूनिटरी सिस्टम में रिटन कंसेंट नहीं होता है। पहली चीज, फेडरल सिस्टम में डुअल सिटीजनशिप होती है। डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब जो है ऐसा नहीं कि हमारे यहां जैसे है, राज्य की नागरिकता अलग होगी, केंद्र की नागरिकता अलग होगी। हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में। सिंगल सिटीजनशिप मतलब आपने यदि भारत देश के नागरिक हैं तो इसके मतलब आप सभी राज्य के नागरिक हैं।
ऐसा नहीं होगा कि क्या कहते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग लेनी पड़े और भारत सरकार की नागरिकता अलग लेनी पड़े, हरियाणा की नागरिकता अलग लेनी हो, भारत सरकार की नागरिकता अलग लेनी हो, ऐसा नहीं है। आप एक क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, तो फिर ये डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल आपका सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है, वो निवास प्रमाण पत्र है। आप यहां के इस समय निवासी हैं, नागरिक तो आप भारत के ही हैं, लेकिन आज आप यहां निवास कर रहे हैं, अब यहां निवास कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, वो निवास प्रमाण पत्र जो है वहां पर होता है। तो ये चीज जो है आपके सिटीजनशिप में है। यूएसए में क्या है? डुअल सिटीजनशिप। आप सैन फ्रांसिस्को की सिटीजनशिप अलग लेंगे और यूएसए की सिटीजनशिप अलग लेंगे, दोनों जगह की सिटीजनशिप अलग होगी, वहां पर डुअल सिटीजनशिप होगा। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट ये कह लें कि जस्टिस की बात कर सकते हैं, मतलब जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका आपके यहां पर जो है, जो फेडरल सिस्टम होगा वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब क्या है? जुडिशरी में किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का इंटरवीन नहीं होगा। यूनिटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, वहां पर हो भी सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, मतलब न्यायपालिका को जो भी डिसीजंस लेने हैं वो अपने लेवल पर कर सकते हैं, कार्यपालिका उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। इंडिया में आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। दूसरी चीज एक और भी यहां पर कह सकते हैं कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन फेवर ऑफ स्टेट, राज्यों के पक्ष में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अधिक से अधिक शक्तियां किसके पास होती हैं? वो राज्यों के पास होती हैं। इंडिया में क्या है ना, अधिक से अधिक शक्तियां केंद्र ने अपने पास रखी हैं, कुछ शक्तियां जो है राज्यों को रखी हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, लेकिन शक्तियों का जो है विभाजन वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा है, राज्य के पक्ष में नहीं है। तो हम ना तो अपने आप को फेडरल कह रहे हैं, ना ही यूनिटरी कह पा रहे हैं। हमारे यहां रिटर्न कंसेंट हुआ है, फेडरल है, लेकिन जो है जब क्या कहते हैं कि पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम केंद्र को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इसलिए ये क्या हो दिख रहा है कि हम फेडरल भी पूरी तरह से नहीं है और यूनिटरी भी पूरी तरह से नहीं है। इसीलिए भारतीय संविधान की जो फिलॉसफी में आता है, इसको आइवर जेनिंग्स और सुभाष कश्यप, दो ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने इसको अर्धसंघीय कहा है। भारत की जो व्यवस्था है वो अर्धसंघीय या फिर क्वासी फेडरल का है, क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय व्यवस्था। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें यूनिटरी के भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ जो है फेडरल स्ट्रक्चर भी मिल जाते हैं। आप देखते हैं कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह से पावर के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं और तीन तरह के सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर लिस्ट है। एक कहा जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरा कहा जाता है स्टेट लिस्ट, तीसरा कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होता है, और स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। ठीक है, यहां तक तो सही है। लेकिन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में तो किसी तरह का एक दूसरे में इंटरवीन नहीं होता है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर हो सकता है कि केंद्र भी बनाए और राज्य भी बनाए और दोनों ही कानून एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो, विरोधाभासी हो। तो उस समय क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जैसे कि फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट क्या है? वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। अब उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। अब ये दोनों बना सकते हैं, तो उस पर जो है कौन से कानून का इफेक्टिव माना जाएगा? यदि दोनों कानून एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो, विरोधाभासी हैं। यदि सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन विरोधाभासी हैं, सेंटर कुछ और कह रहा है, स्टेट कुछ और कह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फेडरल सिस्टम में राज्य का कानून प्रभावी माना जाता है, केंद्र का नहीं। समझ रहे हैं? जैसे कि यूएसए की बात करें तो वहां पर फेडरल सिस्टम है, वहां पर ये कॉन्करेंट लिस्ट पर स्टेट और सेंटर के बीच में जो होगा तो कॉन्फ्लिक्ट यदि आता है तो स्टेट का इफेक्टिव माना जाएगा, सेंटर का नहीं माना जाएगा। वहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनियन लिस्ट में ज्यादा नहीं है, बस क्या कहते हैं कि आपका होम अफेयर हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, यही 4-5 सब्जेक्ट उन्होंने अपने पास रखे हैं और सारे के सारे जो है वो राज्यों को सौंप रखा है कि आप अपना खुद डिसीजन लीजिए।
लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, लगभग 97 सब्जेक्ट्स अंडर आपके जो है यूनियन लिस्ट है। तो कई जो है क्या कहते हैं, भारत में जो है क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी कुछ यूनिटरी और फेडरल दोनों के बीच में। अब हमारे यहां जब कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट आता है, मान लीजिए कि फॉरेस्ट का है, उस पर सेंट्रल भी कानून बना रहा है, स्टेट भी बना रहा है, और यदि उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमारे यहां जो है केंद्र का कानून इफेक्टिव माना जाएगा, राज्य का नहीं माना जाएगा। ये चीज जो है क्या कहते हैं कि यहां पर है। ये भी क्या प्रूफ करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है या अर्धसंघीय है। यहां पर ये देखें, अर्धसंघीय व्यवस्था है जो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, क्योंकि हमारे यहां पर सारी चीजें इसी तरह से लगभग हैं। फेडरल और यूनिटरी में रिटन कंसेंट, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यूनिटरी में स्ट्रांग सेंटर होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। यहां पर डुअल सिटीजनशिप एक और भी पॉइंट डाल सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप मैंने अभी डिस्कस किया ही था जो इमरजेंसी प्रोविजन और क्वासी फेडरल विद स्ट्रांग उस पे। ये वही का हिंदी ट्रांसलेटेड है जो है। अब फिलॉसफी में हमने यूनिटरी और फेडरल तो डिस्कस कर लिया, अब अगली फिलॉसफी आती है, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम देखें तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या रहता है, संसद की सुपरमेसी होती है, और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कहां से एडॉप्ट किया है, यूके से एडॉप्ट किया है। संसद की सुपरमेसी होगी, यहां पर जो है पार्लियामेंट सबसे ऊपर, और पार्लियामेंट के साथ साथ हेड ऑफ नेशन कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। हेड ऑफ नेशन प्रेसिडेंट होगा, लेकिन होता क्या है, वो फॉर्मल हेड। हमारे यहां प्रेसिडेंट के पावर पास जो है जो शक्तियां हैं वो बहुत सीमित है, लेकिन जो है यही चीज जो है, यदि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखेंगे तो वहां पर रियल हेड और फॉर्मल हेड सब कुछ एक ही होता है, वो प्रेसिडेंट है। जबकि यहां पर जो है नॉमिनल हेड के तौर पर जो है तो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। पीएम साहब सब कुछ होते हैं, पीएम साहब के ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें। और नॉर्मल तौर पर यह देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है, 5 ईयर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये टर्म जो होता है लगभग 4 ईयर या फिर 6 ईयर का होता है। जैसे कि यूएसए की बात करें तो वहां पर 4 ईयर का है, लेकिन आपका पड़ोसी जो कंट्री है श्रीलंका, वहां पर भी जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहां पर 6 साल का है। तो दोनों जगह पर जो है अलग अलग, लेकिन हमने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट किया है। यहां पर हमने कोई भी बीच का रास्ता नहीं उठाया है, सारी चीजें वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां पर जो है वो भी होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ लोकसभा होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो सभी के सभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा की है। यदि एक भी मंत्री के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिमंडल को जो है या मंत्रिपरिषद को जो है, मंत्रिमंडल ना समझे, मंत्रिपरिषद का है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। आप चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आगे मैं बहुत जगहों पर बोलूंगा तो इसलिए आप जानते रहिए कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। मंडल और मंत्रिपरिषद, आप सिंपल सा जाने, मंत्रिपरिषद का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं, और इनके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर ना कहें बल्कि हम इसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और एक होता है डिप्यूटी मिनिस्टर, और एक और भी हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर।
अब समझ गए ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये मंत्रिपरिषद है, और कैबिनेट मिनिस्टर को हिंदी में मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये कैबिनेट मिनिस्टर को ही जो है मंत्रिमंडल कहते हैं। यहां पर इसको हिंदी में कहते हैं राज्य मंत्री, इसको हिंदी में कहते हैं उप मंत्री, और इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। बस तो ये सारा जो है क्या कहते हैं, इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रहता है। तो यहां पर जो है जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सारे के सारे जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स प्रेसिडेंट होती है। मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं, तब तक मंत्री रह सकते हैं जब तक कि उनको लोकसभा में बहुमत पास है या पारित है या बहुमत है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप तब तक मंत्री रह सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट जिस दिन चाहे उस दिन आपको हटा सकता है इन अध्यक्षीय प्रणाली। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं अध्यक्षीय प्रणाली, और इसको कहते हैं संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली में वही नॉमिनल हेड जो है राष्ट्रपति होगा, रियल हेड प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायिका के बीच में समन्वय, मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री की भूमिका सरकार के संचालन में केंद्रीय स्थान, वही सारी चीजें आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ हमें अलग बताने की जरूरत नहीं है। अध्यक्षीय प्रणाली में अमेरिका में प्रचलित है ये सारी चीजें, विधायिका और इनके पृथक्करण, कार्यपालिका कोई नहीं, रियल हेड जो है राष्ट्रपति ही होता है, निश्चित कार्यकाल होता है 4 साल का, जैसे शक्तियों का विभाजन जो है कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका का ये है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है, मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ये जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बस ये चीज। अब एक चीज यहां से और भी उठ करके सामने आता है के ऊपर, यहां पर 4 साल का है, यहां पर 5 साल का होता है नॉर्मल। अध्यक्षीय प्रणाली में स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व होता है, स्थायित्व का मतलब जो है गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, वहां पर तब तक नहीं हट सकती जब तक कि उसका पूरा टर्म पूरा ना हो जाए। आप कहेंगे वहां पर जो है बहुमत ना हो, तो वहां पर ऐसा कोई बहुमत का सिस्टम है ही नहीं, वहां पर बस एक ही राष्ट्रपति ही जो है क्या कहते हैं रियल और नॉमिनल हेड है। यदि आपको हटाना है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला दो, राष्ट्रपति हट जाएगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया बहुत टफ होती है, इसलिए जो है अध्यक्षीय प्रणाली में स्टेबल गवर्नमेंट बनने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। बहुमत जिस दिन गई, 50% + 1 वोट यदि आपके अगेंस्ट में हो गए तो उसी दिन सत्ता गई। मोदी साहब के खिलाफ यदि 50% + 1 वोट हो जाए, मोदी साहब पीएम नहीं रहेंगे। मोदी साहब पीएम नहीं रहेंगे तो मतलब मोदी साहब के जितने भी मंत्रिपरिषद के अदर सदस्य हैं, चाहे वो सीतारमन हो या अमित शाह हो, जो भी हैं, राजनाथ सिंह, ये सबको जो है एक साथ रिजाइन करना पड़ेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर लोकसभा की होती है। यदि मोदी साहब कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, दैट मीन्स सभी के सभी मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं और सब लोग चले जाएंगे। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति के अगेंस्ट में महाभियोग ही एक ऐसा रास्ता होता है कि जब जिसके माध्यम से आप उसको हटा सकते हैं, अदर कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जो है अध्यक्षीय प्रणाली और पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों में एक ये बहुत बड़ा अंतर होता है कि एक जगह पर स्टेबल है और एक जगह पर अनस्टेबिलिटी रहती है। अब यहां पर भी इलेक्शंस के भी कई चीजें देखने को मिलती हैं। इलेक्शंस किस तरह से, अभी हमने कहा कि सरकार गिर जाएगी तुरंत चुनाव आ जाएगा। इलेक्शन के भी 3 स्टेज होते हैं, आप जानते रहें, क्योंकि आगे हम इन सबको यूज करेंगे ना, तो इसलिए हम यहां पर भी बोलते जा रहे हैं, तो आगे हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में यही फायदा रहता है कि स्पीड में सिलेबस जो है चल जाता है। एक कहा जाता है जनरल इलेक्शन, निर्वाचन के, एक कहा जाता है आम चुनाव, दूसरा कहा जाता है मिड टर्म चुनाव,
मिड टर्म इलेक्शन मध्यावधि चुनाव, और एक लास्ट कहा जाता है बाई इलेक्शन उपचुनाव। क्या होते हैं? जनरल इलेक्शन उसको कहते हैं कि जब कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेती है, उसके बाद जो चुनाव होता है उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। जैसे कि 2019 में मोदी साहब 14 में चुने गए, 19 तक रहे, 5 साल पूरा हुआ, तो 19 में जो चुनाव हुआ वो क्या था? जनरल इलेक्शन था। 19 में चुने गए, फिर उसके बाद 24 तक रहे, 24 में जो चुनाव हुआ वो क्या है? जनरल इलेक्शन है। 24 में चुने गए हैं, यदि अब 29 तक बने रहते हैं तो 29 में जो चुनाव होगा तो वो क्या होगा? जनरल इलेक्शन होगा। पहली मिड टर्म इलेक्शन, यदि कोई सरकार का चुनाव हुआ, सरकार बनी, लेकिन बीच में सरकार का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, 50% +1 वोट ने जो है समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई, और फिर दूसरी कोई सरकार नहीं बनी और चुनाव कराना पड़ गया। 5 साल पूरे होने से पहले बीच में ही ये चुनाव करने पड़ रहे हैं, तो उसको चुनाव को कहा जाएगा मध्यावधि चुनाव या मिड टर्म इलेक्शन, उसको कहेंगे मिड टर्म इलेक्शन। अब मध्यावधि चुनाव के बाद एक टर्म आता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन को उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव का कहने का मतलब है यदि कोई सीट किसी कारणवश खाली हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि करनाल की सीट से जो है सांसद साहब कौन है? खट्टर साहब है। कल खट्टर साहब रिजाइन कर दें कि हमें तो नहीं रहना, हम तो तंग आ गए जो है इस सत्ता उत्ता, अब तो हम शांति से घर बैठना चाह रहे हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? करनाल में चुनाव होगा, और उस चुनाव को जो है बाई इलेक्शन कहा जाएगा या उपचुनाव कहेंगे। या कोई सीट किसी कारणवश और कारण से खाली हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई एक्सपायर कर जाए, उस समय यदि वो सीट खाली होती है तो वहां पर जो चुनाव होगा उसको हम उपचुनाव कहेंगे। ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम मॉडल ऑन द ब्रिटिश सिस्टम रादर देन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, यूके के बेस पर है, जान समझ रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर सपोर्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। सेम वही चीजें जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आइए, अब आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ रिटन ही नहीं, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेंदीएस्ट, जितना भी अधिक से अधिक लेंदी जो है, इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं तो 123, 127 जो है आर्टिकल्स हैं। यूके का देखेंगे तो वहां पर तो 0 है, वो रिटन ही नहीं है। आप कहेंगे कि फिर यूके चलता कैसे है? वहां पर सारी की सारी सत्ता जो है वहां की पार्लियामेंट को दे रखी है। आज पार्लियामेंट वहां पर बैठती है और उसने चेंज कर दिया कि ये ऐसा होगा, तो वो वहीं से शुरू हो गया, संविधान वही हो गया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली हमने अडॉप्ट की हुई है, आप जानते ही हैं कहां से ली गई है, यूके से लिया गया। फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम दोनों को हमने यहां पर रखने की कोशिश की है, फेडरल और यूनिटरी। फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं 42nd अमेंडमेंट के बाद, इन 19 इसको बाद में जोड़ा गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू है, सेकुलर स्टेट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी प्रोविजन। आप समझ रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू मतलब हमारे यहां पर जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन है, यदि कोई पर कानून में कुछ भी, यदि ऐसी कुछ गलती हो गई है पहले जस्टिस में, तो उसको दोबारा से रिव्यू भी किया जा सकता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी है, मतलब हमारे जुडिशियल सिस्टम में किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का किसी तरह का इंटरवीन नहीं होता है। लेजिस्लेटिव अलग कानून बना सकती है, लेकिन जज के या जुडिशरी के किसी डिसीजंस में इंटरवीन नहीं कर सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार क्या है? चाहे वो क्षमता की बात हो, चाहे स्वतंत्रता की बात हो, चाहे धर्म की स्वतंत्रता की बात हो, या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह दी गई हैं,
अल्पसंख्यकों के अधिकार जो दिए गए हैं, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ये सारी चीजें जो है आपके फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। इसके अलावा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर यह भी कहा गया है कि राज्यों से यह उम्मीद की जाती है वो लोगों के नैतिक मूल्यों का जो है पालन करेगी। जो नैतिक मूल्यों का पालन करने से मतलब क्या है, सरकार लोगों के जो इथिकल वैल्यूज होनी चाहिए उसमें इंटरवीन नहीं करेगी, मतलब उसमें नहीं करने की बात नहीं है, उसका ध्यान रखेगी। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पर्सन्स के लिए जो है पेंशन की बात हो गई, विडो पेंशन की बात हो गई, या फिर जो है चिल्ड्रंस के वेलफेयर की बात हो गई, या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हो गई, इस तरह की बातें, या फिर जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन की बात हो जाती है। इस तरह की कोई भी चीजें हैं तो यहां पर एक नैतिक दायित्व बनता है कि सरकार उसका संरक्षण करे, उसका प्रोटेक्शन करे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन का काम करे। 6 साल से 14 साल के बच्चों के जो है क्या एजुकेशन का काम पर ध्यान रखे। इसीलिए जैसे आंगनबाड़ी वगैरह ये सब बनाई जाती है, ये उनसे एक मोरल या एथिकल वैल्यूज की उम्मीद की जाती है, वो डीपीएसपी में सारी चीजें। आगे आप देखेंगे फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, जबकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब है? जस्टिसिएबल का मतलब यह है कि न्याय योग्य है। यदि आपका मूल अधिकार का कहीं पर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जाकर के न्याय की मांग कर सकते हैं, लेकिन यदि डीपीएसपी की बात करें तो वो वाद योग्य नहीं है। यदि उसका कहीं पर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जाकर के मांग नहीं कर सकते। विडो पेंशन कल यदि नायब सैनी साहब बंद कर देते हैं तो आप ये कोर्ट में जाकर के नहीं कह सकते कि पिछली सरकार जो है विडो पेंशन दे रही थी तो हमें भी मिलनी चाहिए। नहीं, ये उसकी एक मोरल गाइडलाइन है, वो माने या ना माने। क्वेश्चंस फिर आगे उठेगा कि फंडामेंटल राइट तो चलो ठीक है, उसके लिए हम कोर्ट में जाकर के मांग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। यदि हमारा इक्वलिटी कहीं पर वायलेट होता है तो हम फाइट कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी यदि वायलेट होता है तो जब हम कोर्ट में फाइट ही नहीं कर सकते तो ये दिया क्यों गया है? आर्टिकल नंबर जो है 36 से लेकर के 51 तक सारा डीपीएसपी दिया गया। क्यों दिया गया? उसका रीजन यह है, वो इसलिए दिए गए हैं कि सरकार के ऊपर एक अप्रत्यक्ष दबाव का माध्यम बनता है। अप्रत्यक्ष दबाव का माध्यम सरकार को जवाबदेही बनती है। किसके प्रति बनती है? जनता के प्रति बनती है। जनता के प्रति किस तरह की जवाबदेही है? यदि वो नहीं करेंगे तो अगली बार जब चुनाव होगा तो नायब सिंह सैनी साहब से ये पूछा जाएगा, आपने ये पेंशन बंद कर दी थी, आप किस मुंह से वोट मांगने आ गए? आपने ये किया था, आप किस मुंह से वोट मांगने आ गए? मतलब एक इनडायरेक्ट तौर पर उनको हम दबाव में ले सकते हैं। इसलिए जो है नॉर्मल तौर पर जो है सरकार जो है कभी भी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट नहीं करती है, लेकिन करना चाहे तो कर सकती है। हम आप कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये चीजें जो है फंडामेंटल राइट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी वगैरह पर था जो है डीपीएसपी का था। फंडामेंटल ड्यूटीज 1940 1976 42nd अमेंडमेंट। उससे पहले क्या था? मिसेज गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और इससे पहले क्या था कि अक्सर जो है चाहे वो केशवानंद भारती केस रहा हो या गोलकनाथ केस रहा हो या शंकरी प्रसाद केस रहा, एसआर बॉम्बई केस रहे, ये सारे केसेस, इन केसेस में हुआ क्या कि फंडामेंटल राइट की बात की गई कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये मिलना चाहिए था। अक्सर जो है जो केसेस आए वो फंडामेंटल राइट को लेकर के बहुत आए जो है 42nd अमेंडमेंट होने तक। उसके बाद भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहीं तक जो है, मतलब फंडामेंटल राइट के सब्जेक्ट्स ज्यादा रहे। और उनके ज्यादा होने से क्या हुआ कि मिसेज गांधी ने कहा कि सब लोग जो है फंडामेंटल राइट तो बहुत बात करते हैं, ड्यूटीज कोई नहीं समझता, इसलिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भी आनी चाहिए। और इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन जो है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और ये लिए गए हैं यूएसएसआर से जो है, मतलब रशिया से, जो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति, उसी के रिकमेंडेशन पर ड्यूटीज आए थे, जानते रहिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। सिंगल सिटीजनशिप आप समझ रहे हैं, इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, वो अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद जो है इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह हम बता चुके हैं। ये सारा वही हिंदी में है, सारा हिंदी ट्रांसलेटेड है।
वयस्क मताधिकार वगैरह की बात है, एक सिंगल सिटीजनशिप, ये ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादातर हिस्सा कहीं ना कहीं से इधर उधर से लिया गया है। बैग ऑफ बोरोइंग्स भी इसको कहा जाता है कि ये सब उधार का लिया हुआ बंडल है, इस तरह से भी कहते हैं। अब ये कौन सा हिस्सा कहां से लिया गया है उस पर आ जाए। सबसे पहले जो है, यदि हम यूके की बात करें, यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी बताया था, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और प्रेरोगेटिव रिट्स, जो रिट्स हैं वो सारी प्रोविजंस हमने जो है कहां से लिया है, यूके से। ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें ज्यादातर जो है जो पूछा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल और ये सिंगल सिटीजनशिप वगैरह, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, विधि का शासन, यूएसए से जो हमने लिया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जज, वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रोविजंस हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी जो है यूएसए में है, तो वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया, और उसके साथ साथ जो है फंडामेंटल राइट्स भी वहां पर, वो सारी चीजें आप इसको, ये थोड़ा सा चीजें आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, लर्न करना पड़ेगा। इसी तरह से आयरलैंड से देखेंगे तो डीपीएसपी वगैरह जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से डीपीएसपी आपने ले लिया। उसके बाद राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी वहीं से लिए गए हैं, और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। तीन चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, कनाडा से फेडरल सिस्टम एंड स्ट्रांग फेडरेशन का, फेडरल सिस्टम ये सिंपल सी बात करेंगे तब यूएसए का, लेकिन ये सेंटर का जो है स्ट्रांग, ये ध्यान रखना, ये चीजें जो हमने कनाडा से लिया है। रेसिड्यूसरी पावर, रेसिड्यूसरी पावर टुवर्ड सेंटर, रेसिड्यूसरी पावर का मतलब जो है अवशिष्ट शक्तियां। अभी एक वर्ड और आ गया, हमने अभी तक तीन लिस्ट बताई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का था, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का था, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का था। यदि कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उस समय केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता था, यह व्यवस्था बताई। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो ना यूनियन लिस्ट में हो, ना स्टेट लिस्ट में हो, ना कॉन्करेंट लिस्ट में हो। अब कहने का मतलब यह समझ रहे हो कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, मतलब कोई ऐसा कानून, जब हमारा 1947 की स्थिति थी उस समय हमें लग रहा था कि वन का विषय आएगा, शिक्षा का आएगा, जमीन का विषय आएगा, खरीदारी का विषय आएगा, स्टाम्प ड्यूटी की विषय आएगी, योजना बनानी होगी, रक्षा की बात आएगी, पुलिस की बात आएगी, ये सारी चीजें आपने सोची। हो सकता है उस समय तक उसको सोचने के बाद आपने कह दिया कि ये जो है यूनियन में रहेगा, ये स्टेट में रहेगा, ये कॉन्करेंट में रहेगा। हो सकता है ऐसा है कि कोई छूट गया हो कि जो उन तीनों में भी ना हो, जो छूट गया उसी को हम रेसिड्यूसरी सब्जेक्ट कहते हैं, अवशिष्ट शक्ति जो है। रेसिड्यूसरी का मतलब होता है अवशिष्ट, जिसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है वो अवशिष्ट में आ गया। तो जो ये रेसिड्यूशियल पावर होते हैं वो कहां पर होंगे, जो कहीं पर भी नहीं दिया, ना यूनियन, ना स्टेट, ना कॉन्करेंट में, तो उस पर कौन कानून बनाएगा। यूनिटरी सिस्टम में ये अधिकार होता है केंद्र के पास, लेकिन फेडरल सिस्टम में यह अधिकार किसके पास होता है, राज्य के पास। हमारे यहां का संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल है, इसलिए हमारे यहां अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार हमने किसको रखा है, केंद्र के पास। यूएसए की बात करें तो वो कहां पर बनेगा, वहां पर चूंकि फेडरल सिस्टम है, राज्य को अधिक शक्तियां हैं, तो इसलिए वहां पर किसके पास चला जाता है, वो राज्य के पास चला जाता है। पूछा जा सकता है इंडिया में रेसिड्यूशियल पावर पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, यूएसए में किसके पास होगा और इंडिया में किसके पास होगा। आप समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ सकते हैं कहां पर कौन सा होगा। रेसिड्यूअल पावर में अभी तक जैसे कि आप बात करें, किस तरह की बात कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की बात चल रही है। ये जो कानून बनाया गया, अब ये ना तो यूनियन लिस्ट में था, ना स्टेट या कॉन्करेंट में, तो इस पर कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। खैर, नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये वहां से लिया गया। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की बात, अब यहां पर ज्वाइंट सिटिंग भी आप समझ लीजिए,
ये चीजें अभी हम आगे भी मिलेंगे, ये अभी हम चूंकि फीचर्स और इसमें कर रहे हैं इसलिए। ज्वाइंट सिटिंग क्या है? यदि कोई लॉ हमें बनाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कानून बनाना है चाहती है सरकार, कॉमन सिविल कोड पर बनाना चाहती है, समान नागरिक संहिता पर बनाना चाहती है, और वो उस कानून को बनाते समय लोकसभा में वो पास हो जाता है और राज्यसभा में फेल हो जाता है, या राज्यसभा में पास हुआ लोकसभा में फेल हो गया। बिल कहीं पर भी लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाएं चाहे आप राज्यसभा में लाएं। आपने यदि क्या कहते हैं लोकसभा में लाए हैं तो बाद में राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में लाए हैं तो वापस फिर वो लोकसभा में आएगा, जब दोनों हाउस पास कर देंगे तब जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रोसीजर यही है। आगे जब हम उस टॉपिक पर पहुंचेंगे तो और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि कोई सामान्य विधेयक है जिसको लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने फेल कर दिया, या राज्यसभा ने पास किया लोकसभा में फेल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री चाहे तो एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रोविजन लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट सिटिंग। इसके बाद जर्मनी की बात करें, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। वहां पर जो है जर्मनी से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, और इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स कैसे सस्पेंड हो सकते हैं, कितने सस्पेंड होंगे, कितना नहीं होगा, कितना उस पर रिस्ट्रिक्शंस होगा, ये सारा का सारा जो है कहां से लिया गया है, वो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, ये उसी का हिंदी ट्रांसलेटेड है। तीन और बचते हैं, साउथ अफ्रीका, फ्रांस और यूएसएसआर। साउथ अफ्रीका से जो हमने लिया है वो अमेंडमेंट प्रोसीजर और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स का, और अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें जो प्रियम्बल की ली गई है ये फ्रांस से लिया गया है। रिपब्लिकन सिस्टम को जो है हमने फ्रांस से लिया है। यूएसएसआर से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं, और आइडियल्स ऑफ द सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात हमने यहीं से ली है। ठीक है, संघीय ढांचे की। अच्छा, एक और भी सोर्सेस, जब हमने शुरुआत में ही बताया था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पिछली क्लास में हम कर रहे थे, तो हमने कहा था कि हमारा ज्यादा से ज्यादा संविधान 70-75% कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। तो जहां पर यदि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, याद ना आए कि ये कहां से लिए गए हैं, तो आप समझ लीजिए वो यहीं से लिया गया है। फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये इमरजेंसी प्रोविजंस दोनों जगह से, जर्मनी से भी है, और उसमें जर्मनी से आया था 35 में, फिर यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, ये हो गया हमारे फीचर्स की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आते हैं प्रियम्बल पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जो रखी गई है उसमें सबसे पहले आप एक वर्ड देखेंगे, वो लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसके कवर पेज पर भी प्रियम्बल लिखी हुई होती है, उसका सबसे पहला वर्ड यही है, हम भारत के लोग। मतलब इस संविधान को किसने बनाया है? हमने बनाया है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है 299 जो रह गए थे बस उन्हीं ने बनाया ना, वो थे तो आपके बिहाफ पर थे, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो आपके बिहाफ पर लिया। तो यहां पर जो ये संविधान बना हुआ है किस पर निहित है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता के द्वारा, जो है जनता द्वारा समर्पित। और उसमें जो है ये चार वर्ड इसी क्रम में याद रखिएगा, सॉवरेन, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अक्सर जो है ये चारों पांचों वर्ड दे करके आपको ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जाता है, इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा। सॉवरेन, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को
क्या क्या चीज? जस्टिस की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो अभी मैंने डिस्कस की थी। स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता की बात की गई है, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता जो है। और बंधुत्व की बात की गई है, एकता और अखंडता, इसको जो है सुनिश्चित करने वाली जो है बंधुत्व की भावना को। और लास्ट में कहा गया है कि इस संविधान को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित व आत्म समर्पित करते हैं, ये कहा गया है। मतलब ऐसा भी नहीं कि क्या कहते हैं बस हमने अडॉप्ट कर लिया, नहीं नहीं, आपने उसका अपना पार्ट बनाया है, अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, उसको कानून के तौर पर लिया है और अपने आप को इसको सौंप दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि अब बस हो गई, अब आगे से नहीं समर्पित करेंगे ना, वो तो अब आपका पार्ट है, वो आपको उसको रखना ही रखना है। तो अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करने की बात इसमें कही गई है। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स कौन से हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सारे आपने जो कह रखे हैं, इसका मतलब क्या है? सॉवरेन किसको कहते हैं? सॉवरेन उस नेशन को कहते हैं जिस पर सारी सत्ता आपके हाथ में है, जिसकी जनसंख्या जो भी है वो आपकी अपनी जनसंख्या है, आपका अपना भौगोलिक क्षेत्र है, आपका अपना राजनीतिक क्षेत्र है, आपकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था। यदि ये चार चीजें आपकी अपनी हैं तो आप क्या है? सॉवरेन कंट्री है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप यूएनओ के मेंबर हैं, यूएनओ के मेंबर हैं, लेकिन यूएनओ के किसी चार्टर को या किसी चीज को आपके ऊपर यूएनओ थोप नहीं सकता है जब तक कि आपकी पार्लियामेंट उसको अलाउ न करे। यदि यूएनओ के किसी चार्टर पर आपने साइन किया है तो वो तभी साइन होकर के वैलिड माना जाएगा जब आपके यहां की लोकसभा या राज्यसभा से उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ ठीक है। आप कॉमनवेल्थ कंट्री के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन से हैं? जो कभी यूके के डोमिनियन स्टेट रहे हैं, जो कभी यूके के कॉलोनी रही हैं, जो कभी यूके के गुलाम रहे हैं, आज स्वतंत्र देश हो गए हैं, तो उनको जो है कॉमनवेल्थ कंट्री के अंतर्गत रखा जाता है। तो कॉमनवेल्थ कंट्री के आप सदस्य हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके गुलाम हैं अभी भी ना। आप चाहें तो कल जो है कॉमनवेल्थ कंट्री की सदस्यता छोड़ सकते हैं, आप रहना चाहें तो रह सकते हैं। ये क्या है? आपकी सॉवरेंटी है। आपके किसी भी मैटर में, आपके ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी इस तरह का इंटरवीन नहीं कर सकता है। दूसरा हमने कहा समाजवादी। समाजवादी का मतलब यह है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, जो भी यहां के संसाधन है, इस पर सिर्फ एक आदमी का हक नहीं है, सबका हक है। आपका भी उतना ही हक है जितना कि अंबानी और अडानी का है। कोल माइंस में आपका उतना ही हक है जितना अदर जो भी कंपनी जो है निकाल रही है कोयला, कोल इंडिया लिमिटेड में जो भी निकाल रहे हैं, उनका जितना हक है उतना ही आपका भी है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि कल कस्सी लेकर के पहुंच जाएंगे चलो हम भी कोयला निकालेंगे ना। उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। टेंडरिंग सिस्टम है, उस टेंडरिंग सिस्टम में जाइए और आपका यदि उसकी क्वालिटी में होगा तो आपको भी हक मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी पर्टिकुलर रिलीजन के पक्ष में नहीं होगा। आप निष्पक्ष तौर पर जो है आपकी जिसकी आस्था है उसकी आस्था आप रख सकते हैं। आपको लगता है कि क्या कहते हैं आसाराम बापू अच्छे हैं, आप आसाराम बापू की पूजा कीजिए। आपको लगते हैं कि राम रहीम सही है, राम रहीम की पूजा कीजिए। आपको लगता है कि ये से धर्म सही है तो आप उसकी पूजा कीजिए। जिसकी आपको इच्छा हो उसके प्रति आप अपनी आस्था रख सकते हैं। आपकी आस्था के साथ किसी भी तरह का कोई भी जो है रोक टोक नहीं होगी। ये आपके पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की बात है। लोकतांत्रिक की बात की गई है। लोकतांत्रिक किसको कहते हैं? ऐसा कंट्री जहां का हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड होता है उसको लोकतांत्रिक कहते हैं। जिस राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख यदि निर्वाचित है तो उसको हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं। भारत क्या है?
यहां पर निर्वाचित है, इसलिए भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश। अमेरिका क्या है, वहां का भी राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसलिए वो लोकतांत्रिक देश है। लेकिन लंदन की बात क्या करें, यूके की बात क्या करें, यूके का हेड ऑफ नेशन वो निर्वाचित नहीं होता है, महारानी या महाराजा जो भी हैं, साम्राज्य सिस्टम है, तो इसलिए वहां पर हम राजतंत्री व्यवस्था कहते हैं या मोनार्कियल सिस्टम कहते हैं। तो जहां पर भी हेड ऑफ द नेशन या का प्रमुख यदि निर्वाचित है तो वो रिपब्लिक कंट्री है। अदरवाइज यदि यहां पर हेरिडिटरी है, मतलब वंशानुगत चल रहा है, तो दैट मीन्स जो है वहां पर क्या है, मोनार्कियल सिस्टम है, राजतंत्री व्यवस्था है। और सबसे लास्ट लोकतांत्रिक, गणराज्य नहीं, लोकतांत्रिक का तो मतलब ये गणराज्य की डिफिनेशन है जहां पर हेड ऑफ द नेशन वगैरह। लोकतांत्रिक का मतलब जहां पर जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता से चुनी हुई सरकार होगी, उसको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे। ये सारी चीजें जो है आपके प्रियम्बल में है। प्रियम्बल, हाँ, दूसरी चीज यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना के संबंध में आत्मा कहा जाता है, इसको की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी किसके तौर पर, केशवानंद भारती केस जो था सर्वोच्च न्यायालय ने, उसने कहा कि क्या कहते हैं कि यह संविधान का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और यह जो है क्या कहते हैं की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। अब की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, इन केस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में जो लिखा गया है और वो चीज समझ में नहीं आ रही है कि इसका मतलब क्या है, तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रियम्बल को पढ़ेगा, और इस प्रियम्बल को पढ़ करके वो ये सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनका क्या सोच थी, वो किस सोच के आधार पर ये लिख रहे थे, और उसको जो है यहां से इंटरप्रेट करेंगे, और इसके बेस पर जो है उसकी जो डिफिनीशन होगी वो चीज ली जाएगी। तो ये क्या है, एक की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और प्रियम्बल जो है जस्टिसिएबल नहीं है, इसके बेस पर आप स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकते, इसके बेस पर बंधुत्व वगैरह की बात नहीं कर सकते, इसके बेस पर जस्टिस की बात नहीं कर सकते। आपको जब भी जस्टिस की बात करनी होगी, जो कुछ करना होगा, वो अंदर जो आर्टिकल दिए गए हैं संविधान में जो भी हैं, उसके बेस पर जो है 394 आर्टिकल जो स्टार्टिंग में आए, उनके बेस पर जो है क्या कहते हैं कि आप उस पर कर सकते हैं, यहां से नहीं करेंगे 395। तो ये जो है क्या कहते हैं कि प्रियम्बल का आपका पार्ट था, और इसके बाद जो है आगे क्या है,